नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बदलाव प्रकृति का एक बड़ा नियम है। बदलते समय के साथ अपने तरीकों में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है और यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। और इसी बदलाव के साथ आपको जोड़ता है ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। इसके जरिए प्राथमिक क्षेत्र में हो रहे विविध बदलावों से आपको हम अवगत कराते हैं, अपने विशेषज्ञों से आपको रूबरू कराते हैं। कार्यक्रम की कड़ी में आज भी होगी कुछ ऐसी ही कोशिश, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत सरकार चला रही है वृक्षारोपण के कार्यक्रम। मधुमक्खी पालन बन सकता है आय का एक बेहतर स्रोत। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रीपर मशीन। अब खबरें विस्तार से। पूरे प्रदेश में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12 विभाग कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने बताया कि इस विकास योजना के अंतर्गत सरकारी के अलावा निजी तालाबों पर भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए किसानों को विभाग जागरूक करने का प्रयास करेगा। हमारा जो चौर विकास चल रहा है, हमारे जो प्राइवेट पोखरे चल रहे हैं, हमारे निजी और हमारी सरकारी क्षेत्र में जो पोखरे हैं, उनके लिए हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी गांव घर में जाके उनसे जो है उनसे अपना ले लेटर और उसके अलावा उसका उपयोग करके और उन्हें फायदा पहुंचाए। किसान भाई बहनों, मधुमक्खी पालन एक बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। इसके जरिए किसान बंधु अपनी फसलों की उत्पादन क्षमता को लाभ लेने के अलावा इसे सह व्यवसाय के रूप में करके अथवा स्वतंत्र रूप से करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी लीची और आम का मौसम आने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ बगीचों में आएंगी। ऐसे में आप मधुमक्खी के बक्से रख करके शहद इकट्ठा कर सकते हैं। यह एक आमदनी का बहुत बढ़िया स्रोत है। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में जल का समुचित प्रयोग और प्रबंधन बेहद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सिंचाई भी एक आवश्यकता है। इन दोनों का समन्वय बनाने के लिए जो बीच की कड़ी है वह है सूक्ष्म सिंचाई, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आदि कुछ प्रमुख तकनीकें हैं। इन तकनीकों से प्रयोग से कम पानी का प्रयोग करके भी हम बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक के प्रयोग से कृषि में जल की उपलब्धता की समस्या का समाधान किया जा सकता है, वहीं पौधे का समुचित विकास भी सुनिश्चित होता है। किसान भाई बहनों, समय के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी तकनीकी दृष्टिकोण से काफी बदलाव आए हैं। इन नवीनतम तकनीकों का उपयोग किसानों की समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के एक ऐसे कर्मठ किसान प्रभुदयाल सिंह जी से, जो कि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर अलानी करेला का उत्पादन कर रहे हैं और सफलता के सोपान चढ़ रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। हमने करेला का खेती शुरू किया है करना, इसको अलान भी बनवाए हैं। अलान में सरकार से हॉर्टिकल्चर से कुछ हम लोगों का अलान बनाने के लिए पैसा भी मिला है। बहुत सुंदर ढंग से हम अलान बना रखे हैं और पर करेला का खेती भी बहुत अच्छा ढंग से है। किसानों के लिए इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना है। किसान भाई बहन, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, जैसे कि मेथा। यदि आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो आसपास के बाजार में इसकी मांग को ध्यान में रखकर ही करें, क्योंकि इसके बाजार भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही अच्छे उत्पादन की प्राप्ति के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इसके उन्नत प्रभेदों में प्रमुख है C29, जो मेथा गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसान भाई बहनों, मेथा यानी कि जापानी पुदीना की खेती काफ़ी लाभकारी है। फरवरी या मार्च के महीने में इसकी बुआई का उपयुक्त समय है। इसके उन्नत प्रभेदों में MAS1, कालका, कोशी, गोमती और हिमालय आदि का प्रयोग करके आप बेहतर फसल ले सकते हैं। साथ ही बाजार में सही तरीके से विपणन कर ज़्यादा आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित कर सकते हैं।
रीपर मशीन बहुत हल्की और उपयोगी मशीन होती है जिसका कुल वजन 8 से 10 किलो तक होता है। एक आंकड़े के मुताबिक हंसिया की तुलना में रीपर मशीन से गेहूं की कटाई में 4 गुना कम तक मजदूरी लगती है। इसमें ईंधन खपत भी बहुत कम है और प्रति घंटे 1 लीटर से भी कम तेल लगता है। यह मशीन गेहूं, धान, धनिया और ज्वार आदि की कटाई बखूबी करती है। ब्लेड बदलकर चाहे तो मक्की की भी कटाई कर सकते हैं। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव इस प्रकार रहे। लाल आलू 1000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 900 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2100 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आपने जाना नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, ली आपने जानकारी मंडी के भाव की, जाना आपने मौसम के बदलते मिजाज के बारे में और साथ ही साथ आपने सुनी अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। उम्मीद करते हैं कि आपको इन जानकारियों का पूरा लाभ मिल पाएगा। कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे अपने दूसरे विशेषज्ञ से। भारत में वेस्टर्न जो क्रिसेंट है, खास करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इसके गाय हैं, इनमें प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है। इसमें तो मैक्सिमम 30 लीटर 32 लीटर तक पर डे प्रोडक्शन देखा गया है। लेकिन अगर हम प्लेटो एरिया और गंगेटिक एरिया में देखें, नीचे के गंगेटिक एरिया में, तो प्रोडक्शन बहुत कम है। 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर इस तरह से प्रोडक्शन है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों को सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी बदलाव की, तो प्याज की खेती हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होती है। इसकी मांग भी बाजारों में बड़ी है, लेकिन कई बार अच्छे बीजों का उपयोग करने के बाद भी, मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के बाद भी हमें वांछित फल नहीं मिलता। कारण होते हैं खरपतवार। तो प्याज की खेती में कैसे करें खरपतवार नियंत्रण, इसके बारे में लेंगे जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए। किसान बंधुओं नमस्कार। खेत में पौधा के निकलते ही खरपतवार का निकल आना आजकल बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन किसान बंधुओं ये आपके फसल पर कितना प्रभाव डालता है इसको भी आपको जानना चाहिए। अगर आप समय पर खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो पहले तो आपका जो फसल है उसका वृद्धि रुक जाएगा, और अगर आपने समय पर इसको प्रबंधन नहीं किया तो अंतोगत्वा इसका परिणाम ये होता है कि उत्पादन घट जाता है। तो किसान बंधुओं, चूँकि अभी प्याज आप अपने खेतों में लगा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्याज के खेत में खरपतवार का आप किस तरह प्रबंधन करें, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तौर तरीके आजकल उपलब्ध हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि प्याज के फसल में खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम। सभी लोगों को नमस्कार मेरा। सर, जैसा कि हम प्याज में खरपतवार का कैसे प्रबंधन करें इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मूल बात आपसे ये समझना चाहता हूँ कि खरपतवार का प्रबंधन इतना आवश्यक क्यों है। किसानों को ये बात क्यों समझनी चाहिए कि खरपतवार का जो प्रबंधन है वो बहुत ज़रूरी है।
तो किसान बंधु यदि प्याज में खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो उनका जितना लागत मूल्य होता है उससे कम उत्पादन होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ प्याज की खेती नकदी फसल के रूप में किसान बंधु करते हैं और इससे है जो कि काफ़ी मुनाफा प्राप्त होता है। परंतु हाल फिलहाल के विगत 10 वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो प्याज की खेती का रकबा है जो कि घटती जा रही है। और इसके पीछे मूल कारण क्या है कि किसान बंधु खरपतवार से परेशान हैं और किसानों के नज़र में, वैज्ञानिकों के नज़र में, शोधकर्ताओं के नज़र में किसान के लिए खरपतवार एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। अब है कि इसको यदि सही समय पर हम नहीं प्रबंधन करते हैं तो उत्पादन है जो कि 35% से लेके 95%, कभी कभी है जो कि 99% तक समाप्त हो जाता है। अतः खरपतवार का प्रबंधन करना नितांत आवश्यक है। चूँकि हमारे यहाँ प्याज की खेती इसका है जो कि मतलब रबी मौसम में ही हम लोग करते हैं और इसके लिए है जो कि बिचड़ा पहले किसान बंधु है जो कि 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर या निर्भर करता है कि उसकी रोपाई कब करेंगे। इधर हम लोग एक बताते हैं कि लाभदायक क्रॉपिंग सिस्टम प्याज की खेती के लिए, क्योंकि प्याज की खेती के लिए लाभदायक क्रॉपिंग सिस्टम जो फसल तंत्र है उसमें हम लोग बताते हैं कि एक कम अवधि वाली धान की फसल आप लें और उसके बाद है जो कि आलू लगावें और आलू उखाड़ के है जो कि प्याज लगाते हैं। अगर इन 3 फसलों का समावेश करते हैं तो इसमें खरपतवार भी कम होता है। परंतु बहुत सारे किसान बंधु क्या करते हैं कि लंबी अवधि वाली धान लगाते हैं और धान काट के उसमें प्याज की खेती करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इसमें है जो कि खरपतवार का प्रबंधन मतलब करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। तो किसान बंधुओं को चाहिए कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा फसल प्रणाली बताया जाता है उसका अनुपालन करें और इसमें लाभदायक भी ज़्यादा है। जैसा कि आपने बताया सर कि खरपतवार अगर खेत में है तो 95% तक नुकसान हो सकता है। तो सर आगे एक बात आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो किसी भी खेत में वो प्याज लगाएं, लेकिन अगर उस प्रारंभिक तौर पे किस तरह से खेत की या प्रारंभिक तौर पे खेत की किस तरह वो जुताई कर लें ताकि कम से कम खरपतवार रहे, और अगर खरपतवार हो भी जाए तो उसको प्रबंधन करने का क्या विकल्प उपलब्ध है किसान? तो किसान बंधु जो प्याज की खेती करते हैं तो अमूमन रोपाई विधि से करते हैं, लेकिन एक दूसरा विधि है जिसमें हम छिड़काव विधि कहते हैं और उसको हम कहते हैं सीधी बुआई। तो सीधी बुआई से भी प्याज की खेती और रोपाई विधि से प्याज की खेती। तो जो रोपाई विधि से प्याज की खेती होती है उसमें बिचड़ा किसान बंधु 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर या 15 नवंबर के बीच में बुआई करते हैं। यहाँ पर चूँकि खरपतवार प्रबंधन को हमको करना है तो बिचड़ा से ही हमको है जो कि मतलब उसका प्रबंधन करना होगा। और जिसका बिचड़ा मजबूत होता है, जिस किसान बंधुओं का प्याज का बिचड़ा मजबूत होता है तो उसके हम देखते हैं कि जहाँ पर प्रतिरोपण होता है उस खेत में है जो कि खरपतवार कम होता है। तो बीजस्थली में खरपतवार का प्रबंधन किसान बंधुओं को करने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि जो बीजस्थली हम तैयार कर रहे हैं उसमें जैविक खादों का इस्तेमाल करें। जैविक खाद के रूप में सड़ी हुई भुरभुरी गोबर की खाद हो या बर्मी कंपोस्ट हो या सरसों की खल्ली। यदि एक कट्ठा का मतलब है कि जो पटना डिवीज़न है जहानाबाद गया की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 3.5 डिसमल यानी 1361 स्क्वायर फीट का कट्ठा होता है। और उसमें यदि प्याज का बिचड़ा आप लगाने जा रहे हैं तो आपको 3 केजी बीज आपको देना चाहिए और उसमें 5 से 10 केजी राई सरसों तोरिया की खली देनी चाहिए, या आप 2 से 1.5 कुंटल के बीच में बर्मी कंपोस्ट देना चाहिए, या 3 से 4 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद देना। और ये सब देने के बाद मिट्टी में मिलाना चाहिए। चूँकि प्याज का बीज महीन होता है इसीलिए ज़मीन की तैयारी भुरभुरी होनी चाहिए। और किसान बंधु क्या करते हैं कि छिड़काव विधि से बिचड़ा लगाते हैं, पर ऐसा देखा गया है कि जिन किसान बंधुओं ने छिड़काव विधि से बिचड़ा लगाया उसमें खरपतवार का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। अतः हम किसान बंधुओं को इस चैनल के माध्यम से हम सुझाव देना चाहेंगे कि जब भी बिचड़ा आप लगावें प्याज का तो उसमें पूर्वे पक्ष में आप है जो कि लाइन में रोपाई करें। और जब लाइन में रोपाई करेंगे तो 25 से 30% खरपतवार स्वतः कम होता है और आपका बाद में होता भी है तो उसको हटाने में प्रबंधन करने में भी सहूलियत होती है।
और किसान बंधुओं को चाहिए कि जैसे ही प्याज का बिचड़ा मतलब प्याज का अंकुरण आ गया, अंकुरण आने के 25 से 30 दिनों के बाद उसमें आप भांति बन जैसे वन पालक है और भी तमाम प्रकार के उसमें खरपतवार जो आग जाते हैं, तो उसके लिए एक दवा है, दवा का किसान बंधु इस्तेमाल करें। दवा का नाम है ऑक्सीफ्लोरोफेन। ऑक्सीफ्लोरोफेन बाज़ार में ये टेक्निकल नाम है और उसका बाज़ार में ट्रेड नेम गोल, गेलीगान तमाम नाम से आता है। लेकिन ऑक्सीफ्लोरोफेन की 1.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में यदि बीजस्थली के 25 से 30 दिनों के बाद स्प्रे कर देते हैं तो जो भी खरपतवार है समूचा नष्ट हो जाएगा और आपका है जो कि बिचड़ा है जो कि मजबूत हो जाता है। प्याज का उत्पादन अच्छा हो इसके लिए हमारे किसान को क्या तो प्याज की बेहतर खेती होने के लिए खरपतवार का तो प्रबंधन समय पर बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और दवा है, बहुत सारे किसान बंधु क्या करते हैं कि प्याज रोपाई के समय दवा नहीं देते हैं और वो रोपाई कर देते हैं, उसमें खरपतवार उग जाते हैं। तो प्याज की रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन नाम की दवा जो कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ और 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोलकर यदि उसको आप स्प्रे कर देंगे तो आपका खरपतवार है जो कि समाप्त हो जाता है। अब इसमें कुछ और बातें हैं क्योंकि प्याज में जो होता है कि क्वालिटी की बात होती है और स्टोरेबिलिटी की बात होती है, तो उसके लिए सल्फ़र देना बहुत ज़रूरी है। और सल्फ़र की मात्रा कितनी होगी और कब देंगे, तो सल्फ़र आपको 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप ज़मीन तैयारी करते समय दे दें। और अगर ज़मीन तैयारी करते समय नहीं देते हैं तो जो मतलब पहली पटवन देते हैं रोपनी के 30 दिनों के बाद, 30 से 35 दिनों के बाद जब खरपतवार प्रबंधन कर लेते हैं तो उसमें यूरिया के साथ आप है जो कि 85% DP एक सल्फ़र जो कि बढ़िया सल्फ़र होता है, तो उसका इस्तेमाल करने से आपकी फसल बढ़िया होती है। और एक चीज़ और है किसान बंधु, पौधा पानी को चाटता है, पौधा पानी को पीता नहीं है। इसी अवधारणा के साथ सिंचाई ठीक से करें। अमूमन अभी किसान बंधु सिंचाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिससे प्याज का फसल प्रभावित हो जाता है। सर, हमारे किसानों को कैसे वो प्याज का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, वो हर बात आपने संक्षेप में हमारे किसानों को बता दिया। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का मौसम आने लगा है और इस बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल बेहद ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जो दुधारू पशु हैं, चाहे वो देसी गायें हों या शंकर नस्ल की गायें हों या फिर भैंसें हों। तो दुधारू पशुओं का कैसे रखें खास ख्याल गर्मी के दिनों में, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस साक्षात्कार के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कि संकर नस्ल के गाय एवं भैंसों का रख रखाव कैसे करें। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत निराला, BBC पटना से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सबसे पहले तो आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, किसान भाई बहन हैं, उन्हें ये बताइए कि संकर नस्ल होता क्या है। किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। प्रियंका जी ने अच्छा सवाल की है। आप लोग जानते हैं आजकल संकर नस्ल, क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है और सभी एनिमल्स में करीब करीब क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा रही है, कुछ एनिमल्स को छोड़ करके। सबसे पहले जानेंगे क्रॉस ब्रीडिंग होता क्या है। तो दो नस्ल के एनिमल्स को हम मिलाते हैं और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उसको संकर नस्ल हम कहते हैं। अब दो ब्रीड क्या है, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस होते हैं और उस वेरिएशन में डिफरेंट क्वालिटीज़ के एनिमल्स होते हैं। अब जैसे इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में गायों के पर्टिकुलरली हम देखें, चूँकि दूध के लिए ज़्यादातर गाय का ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इंडिया में अभी भी 57% के आसपास, आधा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन भैंस से ही लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे गाय का प्रोडक्शन मिल्क में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और वर्ल्ड में अभी मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हम हो रहे हैं, उसमें गाय की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो गायों में संकर नस्ल की जो बहुतायत संख्या में सभी रीजन्स में, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी रीजन्स में काफ़ी बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भारत में गायें हैं वो गायों की प्रोडक्टिविटी, मिल्क यील्ड बहुत कम है। भारत में वेस्टर्न जो क्रिसेंट है, खास करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इसके गाय हैं, इनमें प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है। इसमें तो मैक्सिमम 30 लीटर 32 लीटर तक पर डे प्रोडक्शन देखा गया है। लेकिन अगर हम प्लेटो एरिया और गंगेटिक एरिया में देखें,
नीचे के गैंगेटिक एरिया में तो प्रोडक्शन बहुत कम है, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर इस तरह से प्रोडक्शन है। तो विदेशों में अगर नस्ल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन हॉस्टिन फ्रीजियन में होता है। हम दूध के लिए सिर्फ फोकस करेंगे यहाँ पे गाय में, तो हॉस्टिन फ्रीजियन, जर्सी, तो ये 2 गाय का सबसे ज़्यादा, ब्राउन स्विस ये भी है। तो हॉस्टिन फ्रीजियन का मैक्सिमम रिकॉर्ड एक दिन में 88 लीटर लिया गया है, जो खास करके जो हॉस्टिन फ्रीजियन है, आप समझ ही रहे, फ्रीजियन आइलैंड ये फ्रांस के आसपास है, तो यूरोप का की गाय है, तो उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका क्रॉस हम देसी से कराते हैं। अगर भारत में कोई गाय है जिसका 4 लीटर दूध प्रोडक्शन है और विदेश में हॉस्टिन फ्रीजियन का एवरेज प्रोडक्शन अगर 60 लीटर का भी है, तो 60 लीटर उसका प्रोडक्शन और 4 लीटर यहाँ का प्रोडक्शन, तो 64 लीटर हो गया, उसका आधा आया तो 32 लीटर प्रोडक्शन, तो 4 लीटर से 32 लीटर प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जहाँ मीट लेना है उसमें भी हम क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो। बकरी में भी दूध प्रोडक्शन के लिए सानेन वगैरह का हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। तो संकर नस्ल, इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रोडक्टिव एनिमल्स को मिल्क के फॉर्म में अगर देखें, लो प्रोडक्टिव इंडियन एनिमल्स को हम क्रॉस कराते हैं, दोनों को मिलाते हैं और उससे जो बच्चे जन्म, प्रोजीनिस जन्म होती है, उसको हम क्रॉस ब्रीड प्रोडक्ट कहते हैं। वैसे उसका दूसरा भी एंगल है कि हम सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन उसमें इम्यूनिटी घट जाती है। तो इंडियन जो एनिमल्स है वो किसी भी फीड खा करके रह सकती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस का इन्फेस्टेशंस होते हैं, तो उसको टॉलरेट करने की क्षमता है। तो ये दोनों गुण आ जाता है, यहाँ का भी गुण आ गया और वहाँ का भी गुण आ गया, इसीलिए इसको क्रॉस ब्रीडिंग में करते हैं। और दूसरे नस्ल में भैंस में चूँकि हाई प्रोडक्टिव एनिमल्स इंडिया में ही है, इसलिए उसमें क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया में का जो हाई प्रोडक्टिव मुरा नीली रावी है, इसको ब्राज़ील वगैरह या यूरोप में कई कंट्रीज में इसको इंपोर्ट किया गया, वहाँ पर उसको क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया शंकर नस्ल गायों के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में। तो आपने कहा कि यूरोप साइड में तो उधर तो ठंड रहती है, ठंड के मौसम में तो वहाँ रख रखाव में इतनी मुश्किलें नहीं आती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी गर्मी के मौसम आने लगी है, अभी गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जो शंकर नस्ल होते हैं, इनका रख रखाव किस तरह से करें ताकि उनको कोई दिक्कतें ना आए, वो अच्छी तरह से जो है खान पान कर सके, उनका जो है रख रखाव सही तरीके से हो सके, इस बारे में बताएं। बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहले तो हम सिर्फ फोकस करते हैं गायों में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन हो और एनिमल्स की सर्वाइवेबिलिटी कम हो जाए, ये सबसे चैलेंजिंग है। कि हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ के कॉस्ट पे होता है। आपको मालूम होना चाहिए, प्लैनेट्स में भी देखते हैं, अगर हम अर्थ का देखेंगे तो अर्थ में भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग, कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, कहीं डेजर्ट है, उसी तरह से फ्लोरा और फौना का विकास हुआ है। तो वेरिएशंस एनिमल्स का ये प्रॉपर्टीज़ है। हम पृथ्वी पर भी देखेंगे तो जहाँ ऊपर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ नीचे कुछ नहीं है, जहाँ नीचे है वहाँ ऊपर नहीं है। फोसिल्स फिश देखेंगे डेजर्ट एरिया में, अरबियन डेजर्ट में काफ़ी है, लेकिन ऊपर फर्टाइल लैंड्स कम है। इंडिया में फर्टाइल लैंड ज़्यादा है, लेकिन नीचे फोसिल्स फिश नहीं है, मिनरल्स नहीं है उतना जितना चाहिए। तो खैर ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। तो जो टेम्परेट ब्रीड्स हैं, जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस की बात हम करते हैं, तो ये टेम्परेट है। टेम्परेट जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में बड़े एनिमल्स के लिए सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, लेकिन छोटे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स और डिफरेंट टाइप्स के निमाटोड्स, उसके लिए वो बिल्कुल ही ख़राब जगह है, इसलिए वहाँ सर्वाइव नहीं करता है, जिसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कहते हैं। उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, जो इंडिया है, अफ्रीकन कंट्रीज है, ब्राज़ील है, या 0 डिग्री लैटीट्यूड से हम नीचे की तरफ अगर देखेंगे, या 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इस एरिया में जो भी कंट्रीज है
वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, हॉट और ह्यूमिड होगा। यहाँ पर ये छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। यही कारण है कि बड़े एनिमल्स में डिजीज काफ़ी यहाँ पे होंगे, और डिजीज लोड्स के कारण क्या होगा, एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ के एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी इंडिया में कम है, या फिर इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, जो भी ईस्टर्न एशियन कंट्रीज अफ्रीका में प्रोडक्टिविटी कम है। तो टेम्परेट ब्रीड्स में क्योंकि उसको डिजीज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है, तो बड़े एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए उस तरह के एनिमल्स को हम लोग यहाँ लाते हैं, क्रॉस कराते हैं। खैर, क्रॉस कराने के बाद आगे तरह दिक्कत क्या होती है, तो चूँकि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इसमें सर्वाइबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम होता है। आजकल देख रहे हैं कि जितने क्रॉस ब्रीड एनिमल में हैं उसमें मस्टाइटिस का प्रॉब्लम, थन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। डिजीज कुछ भी आउटब्रेक हो रहा है तुरंत उसको इन्फेक्शन हो जा रहा है, इन्फेस्टेशन हो रहा है। यहाँ के एनिमल्स उसको कोप अप कर लेती है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में जब गर्मी होती है तो एनिमल्स को लू लग जाती है, कांपने लगती है, उसमें दूध प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, बहुत एनिमल्स का डेथ होता है हीट स्ट्रेस से। कोल्ड स्ट्रेस में भी एनिमल्स को यहाँ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर है, एक बार गर्मी से ठंडा, ठंडा से गर्मी, तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए उसके रख रखाव के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है। गर्मियों में हम लोग कूलर की व्यवस्था करते हैं, एसी की व्यवस्था करते हैं, स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था करता है, उसका जो थैचिंग है, ऊपर का जो छत है, उसको हम ठंडा रखते हैं, पानी की व्यवस्था हमेशा करता है, मैंजर में पानी रखते हैं ताकि उसको पानी मिले। और चूँकि हाई यील्डिंग है, उसी तरह से हम कंसनट्रेट और रफेजेज की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक 2.5 kg मिल्क पर हम 1 kg कंसनट्रेट देते हैं, यानी 10 kg दूध देने वाले जानवर को 4 kg कम से कम कंसनट्रेट मतलब उसमें जो ग्रेन्स प्रोडक्ट हैं या फिर ऑयल सीड प्रोडक्ट है, जैसे खली जिसको कहते हैं, या चोकर वगैरह है, या फिर ब्रान है, गेहूं, मक्का, ये सब चीज़ हम देते हैं ताकि उसको एनर्जी मिले। क्योंकि प्रोडक्टिव ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी के लिए एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी जनरेशन भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं खाने पीने में। गायों के बारे में जितनी अच्छी जानकारी दी, उनका रख रखाव गर्मियों के मौसम में किस तरह से करना चाहिए ताकि उनको डिसीज से भी बताया जा सके, उनके साफ सफाई को लेकर जो अहम जानकारियाँ आपने दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आशा करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं और आपकी सफलता की कहानी हम आपके दूसरे साथियों तक पहुंचा सकें इसी कार्यक्रम के जरिए। तो बने रहिए कार्यक्रम में, इसी समय इसी चैनल पर होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।